21 कहानियाँ हमारे लगी हुई है, जिनमें से हम 6 कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारी 7वीं कहानी है। 7वीं कहानी के रूप में हम जब बात करते हैं तो यह है हमारी कहानियों का शेड्यूल, जिसके अंदर ध्यान रहे हमने जो 23 सितंबर के शेड्यूल के अंदर हमारे 2 कहानियाँ लगी हुई थी, राही और कानों में कंगना, जिसमें हमने कानों में कंगना का अध्ययन किया था। 24 सितंबर को हमने 2 कहानियाँ चंद्रदेव से मेरी बातें और दुल्हे वाली का अध्ययन किया था। 25 को हमने ईदगाह का अध्ययन किया था। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी को हमने डिले किया था आगे के लिए। और 26 सितंबर को हमने चीप की दावत कहानी पढ़ी थी और 27 सितंबर को हमने आकाशदीप ना पढ़ के दुनिया का अनमोल रत्न कहानी का अध्ययन किया था। इस प्रकार हम कुल 6 कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हमारी जो 7वीं कहानी है वो हमारी लगी हुई है राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया कहानी का अध्ययन हम करेंगे, जो कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है। कहानी हम अध्ययन करने से पूर्व, जैसा कि हम कहानीकार से संबंधित विशेष जो जानकारी लेने का हम बात करते हैं इसके अंदर जब कमलेश्वर की चर्चा की जाती है तो कमलेश्वर में हम कमलेश्वर जी के बारे में जो जानते हैं तो कमलेश्वर का जो संबंध ठहरता है हमारे कहानीकार है कमलेश्वर जी का जो पूरा नाम है वो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी का जो संबंध माना जाता है वह मूलतः समांतर कहानी आंदोलन से संबंधित माना जाता है। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर जी ठहरते हैं हिंदी साहित्य के अंदर। जब हम समय काल से संबंधित बात करते हैं कमलेश्वर जी की तो समय काल 1932 से 2007 ठहरता है। कमलेश्वर जी का समय काल 1932 से 2007 ठहरता है। जहाँ जहाँ कमलेश्वर जी की बात आती है वहाँ वहाँ समानांतर कहानी आंदोलन की बात आती है। समांतर कहानी आंदोलन जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, समानांतर यानी कि एक कहानी के साथ में 2 कहानियाँ बिल्कुल समांतर चलते हुए आपस में तुलनात्मक चलते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्ति हो जाती है, वही समांतर कहानी आंदोलन है। ध्यान रहे कमलेश्वर जी ने सारिका पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन का विकास किया था। सारिका पत्रिका की जहाँ जहाँ बात आती है वहाँ वहाँ कमलेश्वर जी की बात आ जाती है। ध्यान रहे जो धर्मयुग पत्रिका थी उसके अंदर धर्मयुग पत्रिका के अंदर कमलेश्वर जी ने अन्य कहानी आंदोलनों की आलोचना के अंदर अभ्यास प्रेतों का विद्रोह है की लेखमाला प्रकाशित करवाई। अभ्यास प्रेतों का विद्रोह है। अभ्यास प्रेतों का विद्रोह है। कमलेश्वर जी के बारे में जब हम बात करते हैं पुरस्कार संबंधित तो यह साहित्य अकादमी सम्मानित रचना इनकी कितने पाकिस्तान के लिए 2003 में साहित्य अकादमी सम्मान से आपको नवाजा गया। जब हम बात करते हैं आपके कहानी संग्रह की तो उसके अंदर आपका जो प्रथम कहानी संग्रह था वो राजा निर्बंसिया था। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह के अंदर जो हमारी आज की कहानी है वो राजा निर्बंसिया भी लगी हुई है। उसके साथ में 6 अन्य कहानियाँ और लगी हुई है। 6 अन्य कहानियाँ कौन सी है? देवी की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, मुर्दों की दुनिया, सुबह के सपने, आत्मा की आवाज़। इस प्रकार से कुल 6 कहानियाँ और लगी हुई है। तो राजा निर्बंसिया जो कहानी संग्रह है उसमें कुल 7 कहानियाँ कमलेश्वर जी की संकलित है। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह की बात आती है
तो राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह कमलेश्वर जी का प्रथम कहानी संग्रह ठहरता है। इसके बाद में जो यह इसका जो प्रकाशन वर्ष था राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह का, वो प्रकाशन वर्ष इसका 1957 ठहरता है। 1957 के बाद में इन्होंने जो कहानी संग्रह लिखा वो लिखा कस्बे का आदमी 1958, इसके बाद खोई हुई दिशाएं 1963 और इसके तदुपरांत ध्यान रहे मास का दरिया 1966 का कहानी संग्रह था, बेहद ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह था। और उसके बाद जब हम 2002 की बात करते हैं तो आज़ादी मुबारक शीर्षक से भी कहानी संग्रह कमलेश्वर जी का निकल के आया। इसके तदुपरांत बात करते हैं तो 2004 के अंदर हम देश प्रदेश शीर्षक से कहानी संग्रह निकल के आया। इस प्रकार से एक से बढ़ के एक कमलेश्वर जी ने कहानी संग्रह लिखे। संपूर्ण कहानी संग्रह का जो एक जगह पे 111 कहानी संग्रह को समाहित करके समग्र कहानियों नाम से कहानी संग्रह से बड़ा कहानी संग्रह कमलेश्वर जी ने लिखा। तो इस प्रकार से कमलेश्वर जी का साहित्य में हम अध्ययन करते हैं और ये था साहित्यिक परिचय कमलेश्वर जी का। इसके अलावा भी इनकी कुछ चर्चित कहानियाँ जॉर्ज पंचम की नाक, नीली झील, खोई हुई दिशाएं, जब बात करते हैं 16 दरवाज़ों का दरवेश, इस प्रकार से जब कहानी संग्रह जो कमलेश्वर जी थे उन्होंने एक से बढ़ के एक चर्चित कहानियाँ लिखी। ध्यान रहे जो इनका साहित्य अकादमी से सम्मानित जो उपन्यास था उस उपन्यास का मुख्य विषय भारत पाकिस्तान और मुस्लिम हिंदू एकता के ऊपर, मुस्लिम हिंदू सौहार्द के ऊपर मुख्य विषय था। 2003 में सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से आप ये सब चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। इसकी जब हम बात करते थे कमलेश्वर जी के साहित्यिक परिचय में, साहित्यिक परिचय भी एक जो हमारा कहानीकार लगा हुआ है उसका साहित्यिक परिचय जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। साथ साथ में कहानी कौन से कहानी संग्रह में संकलित है वो भी हमें जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों ध्यान रहे यहाँ से जो प्रश्न किया जाता है वो बड़ी ही गहराई के साथ में प्रश्न आता है और ये हमें कहीं ना कहीं जानना ज़रूरी हो जाता है। जितने भी कहानीकार हैं उनके विषय के अंदर प्रमुख साहित्यिक परिचय और जो कहानी संग्रह है उसमें कितनी कहानियाँ संकलित है वो सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है एक कहानी का अध्ययन करने से पूर्व। ध्यान रहे आज के सेशन में जो हमारी राजा निर्बंसिया कहानी लगी हुई है, राजा निर्बंसिया कहानी जैसा कि मैंने आपको समानांतर कहानी आंदोलन की शब्दावली में स्पष्ट किया था कि समानांतर कहानी आंदोलन में होता क्या है कि दो कहानियाँ समांतर चलती है। एक कहानी की तुलना करते हुए दोनों को आपस में तुलनात्मक रूप से उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। राजा निर्बंसिया में भी उसी उद्देश्य की प्राप्ति कमलेश्वर जी ने की है। दो कथाएं हैं, एक पौराणिक कथा है राजा निर्बंसिया से संबंधित और दूसरी कथा है आधुनिकता से संबंधित जगपति की। जगपति किस प्रकार से जगपति की पत्नी चंदा आर्थिक विषमताओं के अंदर जीती हुई किस प्रकार से मजबूरी उसकी हो जाती है वो सब इसके अंदर दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग की जो आज की जो विषमता भरी ज़िंदगी है उसका चित्रण कमलेश्वर जी ने किया है। तो ध्यान रहे ये कमलेश्वर जी की बेहद ही अलग विशेषता हो जाती है कि पौराणिक कथा के माध्यम से आज की आधुनिक कथाओं को जोड़ते हुए अपने उद्देश्य प्राप्ति करना कमलेश्वर जी की प्रथम विशेषता ठहरती है। ठीक उसी प्रकार से राजा निर्बंसिया कहानी में भी किया है। मुख्य पात्र की हम बात करते हैं, मुख्य पात्र जब हम बात करते थे तो मुख्य पात्र के अंदर जो मुख्य पात्र हमारा था, मुख्य पात्र राजा निर्बंसिया का मुख्य पात्र है जगपति। जगपति की पत्नी चंदा जो कहीं ना कहीं कहानी की नायिका भी है और इसके अलावा जगपति का मित्र दयाराम, एक दो जगह पर दयाराम की बात आ जाती है। इसके अलावा हमें जो देखने को मिलता है बच्चन सिंह पूछा हुआ पात्र है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से चारों ही जो कहानी पात्र है उनका विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखेंगे। कहानी पात्र बेहद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं
कहानी पात्र कभी कभार सुमेलित में करवा लिया जाता है प्रश्न, तो कभी कभार हमें एक सिंगल डिजिट कहानी पात्र दे करके भी हमें स्पष्टतया कहानी पात्र से संबंधित सवाल कर लिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बेहद अच्छी कहानी है। मैंने सरसरी तौर पर आपको बताया है कि किस प्रकार से पौराणिक कथा राजा निर्बंसिया की एक साथ में एक तरफ चलती है और किस प्रकार से आधुनिकता की कहानी जगपति और चंदा की कहानी एक तरफ चलती है। दोनों कहानियों का तुलनात्मक करते हुए अपने उद्देश्य को कमलेश्वर जी प्राप्त हो रहे हैं और मध्यम वर्ग की आर्थिक विषमता और मजबूरियों का यहाँ पे चित्रण कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार की कहानी है, सरल भाषा में है, समझ में आ जाएगी बिल्कुल। और जो हाइलाइटर जो रेड स्लाइड में है उसको आप लोग हाईलाइट करके चलेंगे और अंत के अंदर जब आप एक थोड़ा सा समय निकाल करके अपने नोट्स लेखन कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी बेहद अच्छी कहानी है, ध्यान रहे। एक राजा निर्बंसिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। उसके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों के फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गोरू को चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। कहानी की जो प्रथम पंक्तियाँ होती है, शुरुआती जो पंक्तियाँ होती है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। तो ध्यान रहे, इनको आप चिन्हित करते हुए आगे बढ़ेंगे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता है। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गोरे रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली की बिंदिया और सुंदर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती इस तरह से जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से स्वास्तिक बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह पे कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे, माँ सुनाया करती थी। उसके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। और राजा निर्बंसिया की एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमासी सुंदर। एक राजा को बहुत प्यारी, और राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। ध्यान रहे, राजा निर्बंसिया की कहानी यहाँ पे स्पष्ट हो रही है। कथावाच्य कह रहा है कि माँ सुनाया करती थी कि एक राजा निर्बंसिया थे और उसकी रानी अत्यंत ही सुंदर ही थी। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। ध्यान रहे, ये कहानी हमारी यहाँ पे आधुनिकता की कहानी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ते जाते, दोनों एक दूसरे के घर थे और इसलिए बराबरी की निपटी थी। मैं मैट्रिक के पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही एक वकील के यहाँ मुर्री। ध्यान रहे, जगपति की नौकरी आ रही है वकील के मुरीद। पूछा जा सकता है, एक साल जगपति मुरीद हुआ, उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद के लड़की विदा नहीं होगी। ब्याह हो गया और 7वें फेरे तब पड़ेंगे जब पहली विदा का सायम होगा और लड़की अपने ससुराल वालों को ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वाले ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक हो गया। लड़की वाले ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहुत कुछ बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ ने जाने कब से आस लगाई बैठी थी और उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय काटने लगा। दोपहरियाँ दूसरे घरों के अंदर आंगन में बीतने लगी। ध्यान रहे, यहाँ पे पौराणिक कथा का जिक्र हो रहा है। सास का रोग था उन्हें। एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास से बुला करके समझाया था, बेटा जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जगपति की माँ का कथन है चंदा के लिए कि बेटा जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुक करके उन्होंने कहा था कि जगपति किसी लायक हुआ तो रिश्तेदारों की आंखों के अंदर करकने लगा। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं कराया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह है, वो क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। ध्यान रहे, अति व्याघात होना। सांप लौट गया मुहावरा क्या अर्थ है, अति व्याघात होना। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर के रंग में भंग कर दे।
अब बेटा इस घर की लाज। ध्यान रहे जगपति की माँ चंदा को कह रही है तुम्हारी लाज है, आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंप करके सदा के लिए मौन हो गई थी। ध्यान रहे यहीं पर लास्ट जिक्र आ जाता है जगपति की माँ का। इसके बाद कहानी में जगपति की माँ का कहीं भी जिक्र नहीं होगा। एक अरमान उसके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाई। ध्यान रहे प्रश्न उठ सकता है कि जगपति की माँ की मृत्यु जगपति की शादी के कितने वर्ष बाद हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 वर्ष। बेहद अच्छा सवाल बन सकता है स्तरीय सवाल। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था कि यहीं सोच कर के कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता कि जैसे कि घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक और राजा आखेट को गए माँ सुनाती थी। ध्यान रहे एक बार फिर से अब पौराणिक कथा को जोड़ा जा रहा है। माँ सुनाती थी राजा आखेट को जाते थे, 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। ध्यान रहे राजा कौन से रोज महल में लौट आते थे आखेट को जाने के बाद 7वें रोज, पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी का एक मंत्री के साथ में लेकर के खोज में निकली और इस बीच जगपति को रिश्तेदारों के एक शादी में जाना पड़ा। अब ध्यान रहे जगपति की कहानी को जोड़ा जा रहा है। जगपति को जाना पड़ा उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम, वेरी इंपॉर्टेंट पात्र है। मैंने कहा था कि दयाराम का जिक्र आएगा। दयाराम की शादी थी, कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर पर डाका पड़ गया। ध्यान रहे ठीक उसी प्रकार से जैसे राजा जगपति 7वें दिन को आखेट से वापस महल आ जाया करते थे, तो इस बार नहीं आए तो रानी को चिंता सता रही थी। ठीक उसी प्रकार से जगपति अपने दोस्त की शादी में से नहीं आया तो चंदा को उसकी चिंता समा रही है। यानी कि दोनों कहानियां बिल्कुल तुलनात्मक रूप से साथ की साथ चल रही है। यही सबसे बड़ी विशेषता है समानांतर कहानी आंदोलन की। खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे और दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी था, खूब खून मानता है। डाकुओं ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी गिग्गी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक करके लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाकू बराबर गोलियां दाग रहे थे। घर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति की हिम्मत बढ़ाते हुए आँख लग गई। ये हवाई बंदूकें ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाई। जवानों ध्यान रहे दयाराम के घर पर हमला हो जाता है और उसी हमले का सामना करते हैं जगपति। पर दरवाजे तड़तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांग को, ध्यान रहे जो गोली लगी थी वो जगपति की जांग पर लगी थी, जांग को पार करती हुई निकल गई। दूसरी उसकी जांग के ऊपर कूले में समा कर रह गई। चंदा रोती गलपती और मनौतियाँ मानती वहाँ पहुँची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम को थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल में छुट्टी मिल गई थी। दयाराम साथ के साथ ही रिकवर हो जाता है, लेकिन जगपति को टाइम लगेगा। जगपति की देखभाल के लिए वही अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस, वेरी इंपॉर्टेंट। अस्पताल से दयाराम का घर कितने दूर था? 4 कोस पड़ता था। दूसरे दिन वहाँ से आदमी आते जाते रहते और जिस सामान की ज़रूरत होती पहुँचा देते। वेरी इंपॉर्टेंट था दूरी का वाला प्रश्न। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबरें लेना छोड़ दिया। वो होता है ना कि दुख के वक्त तो सभी एक साथ ही जैसे कि साथ में खड़े होते हैं, लेकिन धीरे धीरे दुख जो बड़ा होता है त्यों लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार की बात यहाँ पे कमलेश्वर जी ने स्पष्ट की है। ये मध्यम वर्ग की विषमता का यहाँ पे चित्रण किया गया है। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था ही नहीं, जांग की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से कुछ इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर की मरीजों की देखभाल रखते बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था। कस्बे ने बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोगों के लिए कंपाउंडर साहब भी। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। कौन सी कहानी से लिया गया? राजेंद्र बंसिया कहानी से लिया गया है।
पूछा जा सकता है। ईश्वर के अवतार थे। मरीजों के ध्यान रहे छोटे कंपाउंडर ईश्वर के अवतार थे, संज्ञा दी गई है। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पाने की मुश्किल से लेकर के मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों के लिए सिर्फ 6-7 खाटें थी, 6-7 खाटें थी रोगियों के लिए। मरीज के कमरे में लगा दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक और आराम कुर्सी थी और नीची सी उसी कुर्सी पर डॉक्टर आकर के कभी कभी बैठता था। नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडरी जमे रहते अस्पताल में, या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरा हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आधे लोग। छठे छमा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता देते कि 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उन्हें जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी कि जैसे गलतबंदी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता और फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपने काम करने लगते। पट्टी एक जगह से खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह करा रहा था। जगपति के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर के देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला लेते खोसे अपनी बयातुर आवाज में दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तड़प करके रह गया और बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाहें पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। ध्यान रहे किस प्रकार से विषमता यहाँ पे दर्शा रहे हैं कमलेश्वर जी। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्तता निष्ठुरता से जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। आहो कराओ, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों के पके आम सा दबा देता था। खाल, ध्यान रहे यहाँ से पूछा जा सकता है ये खत न दे करके कि फोड़ों के पके आम से दबा देता था, खाल को आलू सा छिल देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। किसके बारे में कहा गया है? ध्यान रहे यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चन सिंह के बारे में और राजा निर्बंसिया कहानी का कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, द इम्पोर्टेंट प्रश्न। धीरे से निगाह उठा करके देखते हुए फुसफुसाया, चह रोगी की हिम्मत टूट जाती है। चह इसको ध्यान रखेंगे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता तो मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्यनिष्ठता से नहीं। जब तक वह गाँव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक इन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों की बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी के उन मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों को हथेलियों और पैरों पर देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते समय उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुला करके कहा, दिल छोटा मत करना, जान का घाव तो है, रोज 10 में भर जाएगा, 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ ला दूंगा, दवाइयाँ तो ऐसी कि मुर्दे को चंगा कर दे और पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। वेरी इंपॉर्टेंट, द इम्पोर्टेंट कथन है बच्चन सिंह का। चंदा को कहा जा रहा है तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती तो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा, हाँ तो आ सकती है पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है। उनमें बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ तो सो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयाँ की बड़ी ज़रूरत है उन्हें, अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते रुक गया। चंदा ने कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा कि जैसे आंधी में उड़ते, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे लगा कि जैसे आंधी में उड़ते हुए पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति, यहाँ तक ये चंदा की दशा का चित्रण हो रहा है। आकर वह जगपति की खाट से लग कर के बैठ गई और उसकी हथेली लेकर सहलाती रही। नाखूनों को वह अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ने लगा। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन ला करके मरीजों के कमरे को एक कोने में रख गया और चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कह करके वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमन सवर में पूछा। कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर
पैर फैलाए जा सकते हैं, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, जगपति का चंदा को कहा जा रहा है नहीं, औकात आदमी की देखी जाती है, पैसों की नहीं। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट कथन चंदा का, औकात आदमी की देखी जाती है, पैसे की तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, तुम मैं कहूँगी उनसे। नहीं चंदा, उधार खाने में मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए, इसमें तो तुम तो जानती हो कर्ज कोड का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। द इम्पोर्टेंट कथन है कहानी का, राजा निर्बंसिया कहानी का, और रीढ़ की हड्डी वाला प्रश्न है एकदम। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमा करके लेटा रहा, और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी, और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो उसने अपने जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरती देखी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा अपनी आत्मा से भी जूझ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी वह उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर मदद करने वाले की दया से भी संघर्ष कर रहा हो। यहाँ पे जगपति क्या दशा का चित्रण हो रहा है। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई, उसके मन में आया कि कह दे, क्या आज तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? वो भी तो तुमने लिए थे, और तुम मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए तुम्हें कोई झिझक नहीं, पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिल मिला रहा है। लेकिन जगपति के मुख पर बिखरी पड़ी पीड़ा में आदरस की गहराई थी, वह चंदा के मन में किसी चोर की तरह समा गई, और वह बड़ी स्वाभाविकता से शांत हो गई। ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है। उसने माथे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। चंदा कह रही है कि मैंने हाथ का कड़ा बेचा है, तब जाके दवाई आई है, मुझसे पूछा तक नहीं। और चंदा ने कहना चाहा, लेकिन जगपति ने उसे जैसे खुद अपनी मन की कमजोरियों को दबा लिया। वह सोचने लगा, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। उसे हल्का सा पछतावा भी हो रहा था, नहा के भी वह रो में आकर बड़ी बड़ी बातें कह देता था, और उससे ज्ञानी की तरह सीख दे रहा हो। जगपति की बात हो रही है। जब चंदा अंधेरा होते ही उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने लगी, तो वह यह बात कहते कहते रुक गई कि बचन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकलते ही वह सीधे कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर के दवा खाने की ओर चल पड़ी। जब बचन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से पैर फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा हुआ था, जगपति के व्यवहार ने चंदा को गहरा आघात पहुँचाया था। उसने यह भी महसूस किया कि वह क्यों बचन सिंह का एहसान अभी से ओढ़ ले। उसके लिए पति के लिए बेचा गया यह कड़ा किसी भी दया से अधिक मूल्यवान था। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज़, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति की अंदाजा था। वैसे कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने दायरे में अधिक उजली होकर के कानों में अंधकार को और गहराई दे रही थी। बचन सिंह ने चंदा को अंदर आते ही पहचान लिया और तुरंत उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, लेकिन वह सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने पास कूद पड़ी हो। वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा हुआ प्रश्न है एनटीए द्वारा लास्ट वाली एग्जाम में ही, कि जैसे वह किसी अंधेरे में कुएं अपने आप में कूद पड़ी हो, एक ऐसा कुआं जो निरंतर सकरा होता जा रहा हो और जिसकी गहराई पाताल तक चली गई हो। द इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पूछी हुई पंक्ति है, लास्ट वाली एग्जाम में ही एनटीए द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे इस पंक्ति को। उसमें गिर करके वह नीचे दस्ती चली जा रही थी। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन पाप। बचन सिंह अवाक खड़ा रह गया और चंदा ऐसे वापस लौटने लगी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति पाई हो। बचन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से संयत आवाज़ में जबान को दबाते हुए जैसे हवा में स्पष्ट ध्वनि बिखेर दी। चंदा यह आवाज़ इतनी बेआवाज़ होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि खामोशी जैसे एक अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बचन सिंह उसके पास जाकर के खड़ा हो गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई जैसे एक बार फैल करके उन्हें अपने घेरे में समेट लेती और दूसरे ही क्षण उन्हें मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर बुझ गया और अपने मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज़ दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे जागते हुए कहा, खुद को सैयद करते हुए कहा, यह कड़ा तो मैं देने आई थी।
तो वापस क्यों चली जा रही थी? बचन सिंह ने पूछा। चंदा चुप रही तो 2 क्षण रुक करके उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस नहीं होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बचन सिंह ने उसकी पूरी काया को एक बार देखते हुए अपनी नज़रों से उसके सिर पर टीका दी। उसके ऊपर ढके पड़े पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनसे एक हल्की सी महक उठ रही थी। वह धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया और कड़ा हाथ में लेकर के वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उन्हें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई के अंदर पहना दिया, कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बचन सिंह दवाखाने की ओर। कालिक बुरी तरह बढ़ गई और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए, पर जैसे उसकी कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभकता था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें से असमंजस की पीड़ा थी और निरीयता भी, जैसे कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे दुमिल चहक। अब यहाँ पे उस पौराणिक कथा को जोड़ा जा रहा है कहानीकार द्वारा, ध्यान रहे। और वहाँ अब आगे इम्पोर्टेंट है कहानी में कि दूसरे दिन बचन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते हुए वक्त बताया। उसका तबादला मैनपुरी के अस्पताल, इम्पोर्टेंट करेंगे, जो बचन सिंह था उसका अस्पताल, उसका जो तबादला हुआ था वो कौन से अस्पताल में हुआ था? मैनपुरी के अस्पताल में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। वह परसों से यहाँ चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसके भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बचन सिंह ने उसके शहर के अस्पताल में पहुँचा जा रहा तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा? पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अखत भीरापन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही वह ऐसे सूचना में कुछ ऐसे नुकीले काट दिखाई देने लगे। ध्यान रहे आपको कि चंदा और जगपति का गांव भी मैनपुरी ही था, इसलिए जो जगपति के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे चंदा के अस्तित्व को लेकर के, जो उसके शरीर में किसी भी समय चुप सकते थे और जरा सा बेखबर होने पर वह बींध सकते थे। आगे चलेंगे यहाँ से। मैं तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था, पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काट करके राजधानी लौट आए हो। नुक्कड़ पर ही जमाना सुनार की कोठरी में सुरसरी फीक रही थी, जिसके दराजदर दरवाजों में लालटेन की रोशनी की लकार झांक रही थी। ध्यान रहे यहाँ पे जगपति की दशा का चित्रण हो रहा है कहानी में। राजा निर्बंसी अस्पताल से लौट आए और कुलमा भी आई हो। इम्पोर्टेंट है ये भी, ध्यान रहे। आगे करेंगे कहानी को। ये शब्द सुन करके घर में अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ करके बैठ गया। झुंझला करके चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ से पैर तुड़वाओगी? भीतर जा करके लालटेन जला लाओ, न तेल नहीं होगा इस वक्त। जरा ऐसे ही काम, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये टिप्पणी है, व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी है जगपति की, और कहीं ना कहीं जगपति और चंदा के बीच में एक दूसरे के प्रति अलगाव के लिए भी यही टिप्पणी आगे काम करेगी, और यही टिप्पणी चंदा को अपने ऊपर बेहतरीन व्यंग्यपूर्ण लगेगी। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मात्रताओं पर इतनी गहरी चोट कर दी है, जिसकी गहराई की उसने कभी अपनी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक ही बात करके चले गए। ध्यान रहे यहाँ पे यह आया है कि चंदा के कोई भी पुत्री नहीं था। चंदा निसंतान थी फिलहाल। रात के बढ़ते बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य कह रहा था, राजा निर्बंसी अस्पताल से आ गई है। वो व्यंग्यपूर्ण वाला खत्न उसके दिमाग में चल रहा था, और चंदा के दिल में तो तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। ध्यान रहे वही व्यंग्यपूर्ण वाली खत्न की बात यहाँ पे आ रही है। और यहाँ से करेंगे कि उसका हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े और डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम, बर्बर। इम्पोर्टेंट है, जगपति के बारे में कहा जा रहा है कहानी के अंदर। और बड़ी तेज़ी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर में काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ती। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर गिग्गी
बांध जाने के उसकी आवाज़ फूट चढ़ी। चंदा की नर्म सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी के सहारा झुकने लगा, कांपते पैर पर रखे चंदा की घाट के पैर से टिका कर बैठ गया। उसने लगा कि जैसे चंदा इन सांसों के आवाज़ में जीवन संगीत गूंज रहा हो। कहानी आगे करेंगे। इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट करेंगे कि उसकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियों और सांस में घुल करके आती हुई आत्मा की निष्कपट आवाज़ और फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक थी, चंदा के बारे में खतर हैं। द इम्पोर्टेंट पंक्ति है, वेरी इम्पोर्टेंट करेंगे। इसके आगे यहाँ से इम्पोर्टेंट करेंगे। उस रात के बाद रोज़ जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग करके बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे। ध्यान रहे, अब धीरे धीरे जगपति की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। जगपति अपनी परिस्थितियों में किस प्रकार से मजबूर हो रहा है और किस प्रकार से जब अब गहने बेचने की तरफ भी बढ़ चुका है, वही कहानीकार ने दर्शाया है कि उस रात के बाद रोज़ जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग करके बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। ध्यान रहे, जगपति की जो नौकरी छूट चुकी थी क्योंकि वह काफ़ी दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा और मातृत्व भी भगवान ने छीन ही लिया, वह सोचता। ध्यान रहे, चंदा अब धीरे धीरे जो जगपति है उसके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि वह जो कड़े मांग करके चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा और मातृत्व भी भगवान ने छीन ही लिया है। ध्यान रहे, यहाँ पर कहानीकार बड़ी विषमता पूर्ण चित्रण कर रहा है मध्यम वर्ग की जो बेबस भरी जिंदगी के बारे में। बहुत ही अच्छा उद्देश्य को सफल प्राप्त हो रहा है कमलेश्वर, वह इन्हीं ख्यालों में डूबा। ध्यान रहे, यहाँ से मोस्ट करेंगे कि भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते और शाम को सड़ी गली तरकारियों की किफ़ायत के कारण लाते हैं, ऐसे लोगों से किस मुंह से मांग करके वह उन गरीबों का एहसास ठोकर लगाएगा। जगपति के बारे में ही है ये खत्न। ध्यान रहे, मोस्ट करेंगे कि भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं, शाम को उसकी गली तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं, ऐसे लोगों से किस मुंह से मांग करके वह अपनी गरीबी का एहसास कराने लगाएगा। ध्यान रहे, यहाँ से मोस्ट करेंगे कि उन्हें समझाते जाइए कि अभी तुद्दी परिस्थिति लायक नहीं है जो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे। कई पुरुष शवर्ता यह है। जगपति असमंजस में पड़ गया, वह एकदम भीतर घुस जाए इसमें क्या हर्ज है, पर जब उसने पैर उठाए तो वह बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर के कमरे से बाहर निकल करके आई जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अब हमारे कंपाउंडर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, अब कंपाउंडर साहब की जो एंट्री है वो उनके घर पर हो चुकी है। तो ध्यान रहे अब किस प्रकार से दोनों के बीच में विच्छेद होगा। धीरे धीरे कंपाउंडर साहब को लेकर के वो कहानीकार आगे स्पष्ट करता जाएगा। कौन? बचन सिंह, अच्छा वही तो, केबला कौन? कहता जगपति के पास पहुंचा और बातों ही बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बचन सिंह जब फिर आने की बात कह करके चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं, क्यों क्या हुआ, कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुस करके बैठ सकती हो, तुम तो उल्टे पैरों लौट जाओगे। चंदा कह करके जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख लेने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बचन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। ध्यान रहे, क्योंकि जगपति के दिमाग में तो इर्द गिर्द सवाल चलते रहते थे, इसलिए आड़े वक्त का काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है। मेरा मतलब है कि जिससे किसी ने कुछ लिया जाएगा उससे दिया भी जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पे। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। वेरी इंपॉर्टेंट कि जिससे कुछ लिया जाएगा
उससे कुछ दिया भी जाएगा। जगपति के माध्यम से यहाँ पे मध्यम वर्ग के जो सोच और उस पर दर्शाया जा रहा है कि अब धीरे धीरे किस प्रकार से कहानी अपने आप में आगे बढ़ रही है। यहाँ से मोस्ट करेंगे कि उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए, यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिला करके शासन करने वाले होते हैं, वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग करके जीने वाले होते हैं, वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है और काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है। जगपति के माध्यम से मध्यम वर्ग की मेहनताना जिंदगी और ध्यान रहे अपने कर्म पर विश्वास वाली इस सोच को उजागर किया है कमलेश्वर जी ने कहीं ना कहीं पर। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति थी। और एक दिन उसने काम दाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान पर दक्षिण की ओर जगपति की लकड़ी की टाल। ध्यान रहे जो काम शुरू किया था जगपति ने वो कौन सा किया था, लकड़ी की टाल का। और कहाँ लगाई थी, तालाब वाले ऊंचे मैदान के किस ओर, दक्षिण ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि किस ओर लगाई थी, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जो तालाब लगाया गया था। पर बाकी समय दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव में सिर्फ उसका अपना काम ही बढ़ सकता था और अब वह कामदार था। जगपति की बात हो रही है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट, बगल वाले मूंगफली के पेच की एक बरस खरखराती आवाज़ में कानों में भरने लगती। धीरे धीरे चित्रण हो रहा है जो अपने टाल के आसपास का। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आगे करेंगे, यहाँ से मोस्ट करेंगे। बच्चन सिंह बोला जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी बाहर है और तरकारी का स्वाद भी न मरा। इम्पोर्टेंट कथन है बच्चन सिंह का। होटलों में मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह कि वाह क्या बात है। अंदाज भी। और चंदा बीच बीच में टोक करके बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का बुना घी न मिले तब तक पेट नहीं भरता। ध्यान रहे जगपति के बारे में चंदा बोल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आगे करेंगे। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। यानी कि जगपति खाना खा करके रात को वहीं पर आराम करता, टाल पर ही। जगपति की जीवन शैली का चित्रण हो रहा है कहानीकार द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। गर्दन वाले गिद्ध मनुष्य आवाज़ के अंदर किलबिला उठते और ताड़ के पत्तों के भयानकता से खड़खड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता। जगपति किस प्रकार से रात काटता टाल पर, अपना आप में अकेलेपन में किस प्रकार से जीता, वह सब ही यहाँ पे चित्रण हो रहा है कहानीकार द्वारा। इम्पोर्टेंट यहाँ से करेंगे। फैल गई कि चंदा बाल बाल बच्चा होने वाला है। इम्पोर्टेंट है अब किस प्रकार से चंदा गर्भवती होती है और उसके बाद में जगपति के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है और जगपति की क्या मनोदशा होती है, उसी को कहानीकार दर्शा रहे हैं। और किस प्रकार से जो उनकी जो कॉलोनी थी और जिस प्रकार से उनकी जो बस्ती थी उसके अंदर चंदा के बारे में किस प्रकार की बातें हो रही है वो सब यहाँ पे दर्शाई जा रहा है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सी सुर्खी रह गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ दिया। ध्यान रहे सभी एकदम अचंभित विस्तारित नेत्रों से ताक करके खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में आधी गई रस्सी को रास्ता खींच दिया। रस्सी खींची, ढोल पर के पटक करके सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को किस प्रकार से कौन कैसे ध्यान दे रहा है वो सब कहानीकार यहाँ पे दर्शा रहा है। और आज 6 साल हो गए हैं शादी को। इम्पोर्टेंट, गर्भवती जब हुई थी कितने साल बाद, 6 साल बाद। न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसान का होगा कि किसका होगा सिवाय उस मस्कंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कुलछनी इस मोहल्ले में आ गई और इस गली के पुस्तों से ऐसी मर्दाद नहीं रही। बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ध्यान रहे कि किस प्रकार से जो व्यंग्य